नमस्कार विद्यार्थियों। बिहारी के दोहों की हम व्याख्या कर रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले दोहे पर। छुटी न सिसुता की झलक, झलक्यो जो बनु अंग, दीप्ति देह दुहुन मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग। सिसुता अर्थात बचपन, बालपन। जोबनु यौवन, दीप्ति चमक, कांति। देह अर्थात शरीर, दुहनु अर्थात दोनों। ताफ्ता रंग, ताफ्ता रंग बोलते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसमें जो बुनकर होता है, जब वो कपड़े बुनता है तो एक रंग का अलग ताना करता है और दूसरे रंग का उसमें बाना डालता है वो, यानी ताने और बाने से, और दोनों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इस प्रकार जब वो कपड़ा बन के तैयार होता है तो उसमें समान धारियाँ होती हैं। दो रंग का वो कपड़ा बुन के तैयार होता है और उसमें एक समान धारियाँ होती हैं। वो दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। उसी को ही ताफ्ता कहते हैं और हम जिसे आम बोलचाल की भाषा में धूप छांव भी कहते हैं। अब इसमें बिहारी जी नायिका के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, उसकी वय संधि काल का चित्रण कर रहे हैं। एक सखी जो नायक के पास जाती है और नायिका की वय संधि क्रम को बताती है, उसके काल को उसे समझाती है और कहती है, उसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि वो अत्यधिक सुंदर है। बिहारी कहते हैं कि नायिका की सखी नायक से जाकर कहती है कि छुटी न सिसुता की झलक, कि अभी जो हमारी नायिका है उसके बचपन की झलक भी नहीं छूटी है, अर्थात अभी उसमें बचपन की आभा चमक दिखाई देती है। झलक्यो जो बनो अंग, बचपन की झलक उसमें है लेकिन फिर भी उसके शरीर से जो है यौवन झलकने लगा है, अर्थात वो शारीरिक अंगों का उसका विकास हो गया है और वह झलकने लगा है। इस प्रकार दीप्ति देह दुहन मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग। इस प्रकार उसकी देह, उसके शरीर में दोनों अवस्थाओं की चमक विद्यमान है, बचपन की भी और जवानी की भी, और वो उसके शरीर पे ऐसे झलक रही है वो आभा जैसे ताफ्ता रंग होता है। ताफ्ता रंग का अर्थ हम अभी बता चुके हैं, धूप छांव का जो रंग होता है उसी तरीके से वो लग रही है, अर्थात दोनों ही जो काल हैं, बचपन और जवानी, उनके बीच की स्थिति वह संधि काल नायिका का चल रहा है। अगले पद पर हम आते हैं। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इसमें कवि ने कलाओं के महत्व को बताया है और ये कहा है कि साहित्य और कलाएं जीवन का एक अंग होती हैं और उन्हें जी भर करके जीना चाहिए। जो कला प्रेमी होता है उसी का जीवन सार्थक है, और जिसे कला में कोई दिलचस्पी नहीं है, कला में जिसकी रुचि नहीं है, जो कला प्रेमी नहीं है, वो इस संसार के इस भवसागर में डूब जाते हैं। इसी क्रम में बिहारी कहते हैं तंत्री नाद, तंत्री बोलते हैं वीणा को, तंत्री नाद जो वीणा की मधुर ध्वनि है, और कवित रस जो कविता का रस है, सरस राग जो मीठी राग रागनियां हैं, रति रंग और जो प्रेम का रंग है। इन सब में अनबूढ़े बूढ़े तिरे, जो इन सब के अंदर भली भांति जो इनमें नहीं डूबे हैं, अर्थात जिनका वीणा वादन में, कविता रस में
राग रागनियों में, प्रेम में जिनका मन नहीं है, नहीं रमता है, जो इनमें नहीं डूबे हैं, वे इस भवसागर में डूब गए। वे इस भवसागर में डूब गए हैं, अर्थात उनका जो जीवन है वो सफल नहीं हुआ। जे बूढ़े सब अंग, लेकिन जिन लोगों ने अपने समस्त अंगों के साथ में इन राग रागनियों में, कविता में, इन कला के अंदर अपने आप को डुबो दिया, वे इस भवसागर से तिर गए, अर्थात तैर गए, पार कर गए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में संपूर्ण संतोष, शांति, सुख, आनंद सबकी प्राप्ति हो गई। इस दोहे के माध्यम से कवि ने कलाओं, संगीत, नृत्य, साहित्य, इन सब को ही जीवन के सुख का आधार माना है। अनबूढ़े बूढ़े तिरे में विरोधाभास अलंकार है। इस दोहे के माध्यम से यह पता लगता है कि कबीरदास जी को, माफ कीजिए, बिहारी जी को ललित कलाओं से बड़ा प्रेम था और इन्हीं को वे ब्रह्मानंद के समान मानते हैं और ये भी मानते हैं कि इन सब कलाओं में डूबकर ही व्यक्ति लौकिक से अलौकिक बन जाता है। अगले पद पर आते हैं। सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, गन तूने मनु पथु अपथु, लखी बिथरे सुथरे बार। बिहारी सत्सई से यह दोहा लिया गया है। इसमें नायिका के केशों की सुंदरता का चित्रण किया गया है कि नायिका के जो केश हैं, बाल हैं, वो इतने सुंदर हैं कि नायक का मन उन्हीं में अटक कर रह गया और अब समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसकी ओर नायक का ध्यान ही नहीं जाता है। नायक कहता है कि सहज सचिक्कन, नायिका के जो बाल हैं वो सहज रूप में बड़े ही चिकने हैं। श्याम रुचि, काले रंग के हैं। सुचि, स्वच्छ हैं, सुगंधित हैं और सुकुमार, कोमल है। ये नायिका के बालों की विशेषताएं हैं, गुण हैं कि वो बहुत चिकने हैं और काले रंग के हैं, स्वच्छ हैं, सुगंधित हैं, कोमल हैं। गन तूने मनु पथु अपथु, लखी बिथरे सुथरे बाल। नायिका के लखी यानी देख करके, बिथरे फैले हुए, विशाल, सुथरे बिल्कुल साफ स्वच्छ, बार यानी बाल। नायिका के स्वच्छ, सुंदर, सुथरे, फैले हुए और बालों को देख करके अब नायक का मन, गनतु ने मनु पथु अपथु, नायक का मन पथु अपथु यानी अच्छा या बुरे रास्ते को नहीं गिनता है, अर्थात अब उसका आचरण जो है वो समाज के योग्य है या नहीं है, समाज को ध्यान में रख करके वो किसी बात को नहीं देख रहा है, उसका पूरा ध्यान तो नायिका के बालों में ही लगा हुआ है। इस प्रकार नायिका के बालों की सुंदरता का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार इसमें है। यहाँ तक हमने ये समझा है कि जो बिहारी सत्सई है उसमें जहाँ नायिका के सौंदर्य की बात है वहाँ कवि अतिशोक्ति का सहारा लेता है, लेकिन कवि के द्वारा ऐसे शब्दों और ऐसे भावों का प्रयोग किया गया है कि अतिशोक्ति अलंकार होते हुए भी मन जो है वो हवा में नहीं दौड़ता है, स्थिति हास्यास्पद नहीं लगती है। हालांकि शुक्ल जी ने तो कहा है कि बिहारी जी के जो नायिका है उसकी स्थिति पेंडुलम के समान है,
एक सांस लेती है तो आगे बढ़ जाती है और दूसरी सांस लेती है तो पीछे हट जाती है। लेकिन फिर भी बिहारी सतसई का एक एक दोहा वास्तव में रत्न है और ये बिल्कुल सही है।